Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today our topic is Lesson 2 Marie Curie A Radiant Life from Mulberry English Course Book. मैरी क्यूरी एक ऐसा नाम है जिसे सब जानते हैं. कौन थी मैरी क्यूरी और आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैरी क्यूरी के बारे में. मैरी क्यूरी वॉज अ साइंटिस्ट और उन्हें रेडियम की रिसर्च के लिए जाना जाता है. रेडियम क्या, जो कि कैंसर पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करती है. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी रिसर्च करी जो कैंसर पेशेंट को हेल्प करे क्योर होने में. और शी वॉज पैशनेटेड सेल्फ ड्रिवन सेल्फ रिलायंस वुमेन. उन्होंने अपनी लाइफ को भी मैनेज किया, अपनी हाउस होल्ड लाइफ को भी मैनेज किया. आफ्टर मैरिज उन्होंने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, हर तरह को हर चीज़ को मैनेज किया. और वो अपनी रिसर्च में, अपनी एजुकेशन में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, चाहे उनकी लाइफ में सिचुएशन कैसी ही रही हो. बहुत पुअर सिचुएशन भी रही हो, बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. और सबसे बड़ी बात, इनका इन सब चीज़ों का उन्हें रिजल्ट क्या मिला. शी वॉज द ओनली वन हु गॉट 2 नोबेल प्राइज इन डिफरेंट सब्जेक्ट. मीन्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में. साइंस की दुनिया में फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो इकलौती ऐसी हैं, मेन और वुमेन दोनों में वो इकलौती ऐसी हैं जिन्हें 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नोबेल मिला है. ओके, सो उन्होंने रेडियम की रिसर्च करी, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वुमेन थी. और इस चैप्टर में उनकी डॉटर एवी क्यूरी जो है वो हमें बताती हैं कि अपनी मदर के बारे में, उनके किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल फेस किया और रिसर्च की, कैसे उन्होंने अपना एक नाम बनाया. ठीक है, और भी ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी है मैरी क्यूरी के बारे में तो जस्ट गूगल इट. आपको बहुत कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बहुत उनकी बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ों को जानने का चांस मिलेगा. इसमें जस्ट एक इन शॉर्ट में उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गिवन बिलो is a quote by a great scientist, Marie Curie. Put the word in correct order to read the quote. Read the quote. Okay. So ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना जंबल वर्ड की तरह. Nor was I taught, neither progress with the of it's swiftly easy. तो इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है. सो आई वॉज taught that the way of progress was neither swift nor easily. मीन्स कि मुझे एक ही चीज़ पढ़ाई गई थी, जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस है ना तो बहुत तेज़ी से होगी और ना ही आसानी से होगी. ठीक है, नीदर स्विफ्ट नॉर ईजी. नीदर स्विफ्ट मीन्स तेज़ी से और नॉर मीन्स ईजी. ना तो जो प्रोग्रेस होती है, जो आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, ना तो वो बहुत ही तेज़ होती है और ना ही बहुत ही आसानी से होती है. हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, हर चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ती है. ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. मैरी क्यूरीज वर्क ऑन रेडियम एंड रेडियोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस में ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ग्लोरी थी, मतलब एक ही बहुत ही ज़्यादा चमक थी. उन्होंने एक ऐसा काम कर कर दिया. लेट्स रीड एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बायोग्राफी रिटन बाय हर डॉटर एवी क्यूरी. ये जो बायोग्राफी अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी डॉटर एवी क्यूरी ने लिखी है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. इन द ऑटम ऑफ 1891, ऑटम होता है पतझड़ का मौसम होता है, उसमें 1891 में अ यंग पॉलिश एमिग्री नेम मैरी. एमिग्री मीन्स क्या होता है, एमिग्री होता है वो पर्सन जिसने अपनी कंट्री छोड़ दी हो. ओके, सो किस लिए उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी थी. टू रजिस्टर फॉर द साइंस कोर्स एट द सॉरबोन इन पेरिस. वो उन्होंने खुद को साइंस के कोर्स में रजिस्टर कराया था. कहाँ पर, पेरिस में. वो बहुत शाई नेचर की थी. टू शाई टू मेक फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स बनाने में भी वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर की थी. और वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करती थी. बहुत ज़्यादा सिंपल इन द सेंस कि शी वॉज लिव अ लाइफ ऑफ मोनास्टिक सिंप्लिसिटी डिवोटेड टू स्टडी अलोन. मतलब उनकी जो ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई की तरफ समर्पित थी. वो पूरी तरह से डिवोटेड थी अपनी पढ़ाई के लिए और अकेले ज़्यादा पढ़ना वो पसंद करती थी. उनकी जो सिंपल लाइफ है, देखो आज के टाइम पे आप कंपैरिजन करोगे, बच्चे जो होते हैं, हम देखो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने ड्रेसअप का ध्यान देते हैं कि हमारा ड्रेसअप कैसा है, हमारी हमारी जो ड्रेस है वो किस तरह की है, हम किस तरह से दिख रहे हैं, हमारा लुक कैसा है. बट मैरी क्यूरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. मोनास्टिक होता है बहुत साधु संतों वाली जो लाइफ होती है ना, बहुत सिंपल लाइफ होती है, वो वैसी लाइफ जीती थी. शाई नेचर की थी, कम बात करती थी और अकेले ही पढ़ाई करती थी. फ्रॉम हर स्मॉल इनकम शी हैड टू पे फॉर हर रूम, मीन्स क्लोथ एंड एक्सपेंसेस एट द यूनिवर्सिटी. अब जो उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा होता था, उसकी जो स्मॉल इनकम होती थी, उससे वो अपने रूम का रेंट देती थी और जो उसके क्लोथ्स का और एक्सपेंस होता था यूनिवर्सिटी का, वो पे करती थी.
When she wanted a feast, she bought 2 eggs or a piece of chocolate with some fruit. अब जब उसको भूख लगती थी, उसको खाना खाना होता था, खाने में उसके क्या आता था, वो 2 एग लेती थी और एक पीस लेती थी चॉकलेट का, उसके साथ कुछ फ्रूट्स होते थे। तो ये उसका खाना होता था बेसिकली। मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ को जीती थी। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मनी थी। आप आगे पढ़ोगे तो उस तरह से वो अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैनेज करती थी, सिंपल रहती थी, खा भूख लगती थी तो वो एग और चॉकलेट के पीस खाती थी। तो ये चैलेंजेस थे उसकी जब वो पढ़ाई कर रही थी, स्टडी टाइम में उसको ये सारे चैलेंज फेस करने पड़े। कम इनकम है, कभी कभी उसको मतलब जो खाना है वो कम मिलेगा, या इस तरह के चैलेंजेस उसने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। मैरी मैरी लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ, मैरी met Pierre Curie in 1894, sorry, a French scientist of genius. Pierre, like her, was devoted body and soul to scientific research. अब 1894 में उनकी जो मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, वो पेरे क्यूरी से होती है। पेरे क्यूरी से होती है। देखो हम यहाँ मैरी क्यूरी पढ़ रहे हैं, इनका नाम मैरी क्यूरी तो आफ्टर मैरिज हुआ, उससे पहले इनका नाम मैरी क्यूरी नहीं था। ये था यहाँ पे, कहाँ गया, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था ना इनका नाम, स्क्लोरोवस्का। यस, मैरी स्क्लोरोवस्का। ठीक है। सो मैरी क्यूरी तो बाद में आफ्टर मिस्टर पेरे से शादी करने के बाद। ओके। सो पेरे जो था, पेरे भी जो थे एक ऐसे साइंटिस्ट थे, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, जो जिनकी बॉडी मतलब वो भी पूरी तरह से डिवोटेड थे किसके लिए, रिसर्च के लिए, अपनी साइंस के लिए वो पूरी तरह से डिवोटेड थे, लाइक अ मैरी क्यूरी। इमीडिएट सिंपैथी ब्रॉट them together, and in a few months Pierre asked Mary to be his wife. अब उन दोनों में आपस में जब रिलेशन बने, ये एक सिंपैथी का एक रिलेशन बना, तो इससे वो दोनों करीब आए। और जो पेरे ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या मेरी वाइफ बनोगी? बट टू मैरी अ फ्रेंच मैन meant that she had to leave her beloved oppressed Poland, and 10 months passed before Mary finally accepted. आप देखो उसके लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना एक इस तरह से था कि उसे अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी। दैट मीन्स क्योंकि वो तो फ्रेंच मैन था, अब उसे अपनी कंट्री छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी जो पोलैंड जो उसकी कंट्री थी उसे छोड़कर उसे फ्रेंच जाना पड़ेगा। सो उसने इस डिसीजन को लेने में 10 मंथ्स लगा दिए। 10 मंथ्स के बाद उसने फाइनली किया कि येस आई विल मैरी विद यू। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर लाइफ टुगेदर इन अ लिटिल फ्लैट वॉज सिंगुलरली लैकिंग इन कम्फर्ट। अब दोनों की जब शादी हो गई है तो वो एक सिंगल से फ्लैट में रहते हैं, और उनकी जो लाइफ है लैकिंग इन कंफर्ट मीन्स बहुत ज़्यादा ऐशो आराम नहीं है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। दे रिफ्यूज़ द फर्नीचर ऑफर टू देम बाय द पेरेस फादर। और जो पेरे के फादर थे उन्होंने कुछ फर्नीचर उन्हें ऑफर किया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम इसमें खुश हैं। क्योंकि जो मैरी क्यूरी थी, आप आगे चैप्टर में देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि एक आत्मसम्मानी जो एक पर्सन होता है कि नहीं हमें किसी का एहसान नहीं लेना, जो करना है अपनी मेहनत से करना है, इस तरह की वो पर्सन थी। द बेयर क्वार्टर वर फर्निश्ड ओनली विद books, 2 chairs, and a white wooden table. On the table were treatises, a physics, a lamp, a bunch of flowers, and that's all. वो जो उसका खाली सा जो उसका फ्लैट था, जो रूम थे, क्वार्टर्स जो थे, वो बहुत ही जो फर्निश किस तरह के थे, वहाँ पे कुछ बुक्स थी, 2 चेयर थी और एक वाइट वुडन टेबल थी, दैट्स इट। और उस टेबल की जो टेबल थी उस पर क्या था, ट्रेटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेटीज? मतलब अ सीरियस रिटर्न वर्ड डीलिंग सिस्टमैटिकली विद अ सब्जेक्ट। ओके। सो वो जो टेबल थी उसके ऊपर क्या रखा था, उसकी वो फिजिक्स की बुक्स, एक लैम्प था और बंच ऑफ फ्लावर्स रखे होते थे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। लिटिल बाय लिटिल मैरी इम्प्रूव्ड हर हाउसकीपिंग विजडम। She invented dishes with needed little preparation or could be left to cook themselves before going out. Mary could regulate the flame with a physicist's precision. Then, in a quarter of an hour, bent over the containers, she would regulate the flame on a laboratory बर्नर विद द सेम केयरफुल गेस्चर। अच्छा ओके। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, लिटिल बाय लिटिल उसने अपनी जो हाउस कीपिंग विजडम थी, मीन्स जो एक होम मेकर थी, उसने धीरे धीरे अपनी सेंस को इम्प्रूव किया। सेंस को इम्प्रूव करने का मीन्स है कि अपने कि घर किस तरह से संभालना है, मीन्स कुकिंग कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रही थी। शी इन्वेंटेड डिशेज, और वो जो डिशेज जो इन्वेंट करती थी, जो प्रिपेयर करती थी, वो इस तरह से करती थी कि थोड़े से में काम चल जाए। और बाहर जब वो जाती थी तो उसके दिमाग में उसकी जो फिज़िक्स का जो उसकी जो रिसर्च थी वो कम्प्लीटली क्या थी,
क्लियर थी, उसे इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। वो मल्टीटास्किंग वुमेन थी, वो दो हाउस भी मैनेज कर रही थी, एंड देन इन क्वार्टर ऑफ एन आवर बेंट ओवर द कंटेनर शी वुड रेगुलेट द फ्लेम ऑफ लेबोरेटरी बर्नर विद द सेम केयरफुल गेस्चर। और जिस तरह से वो घर में काम कर रही थी उसी तरह से उसी चीज़ को मैनेज करते हुए वो क्या करती थी, वापस अपनी लैब में जाती थी और काम करना शुरू कर देती थी। मीन्स वो दोनों चीज़ें आपस में मैनेज कर रही थी। और जो फिजिक्स प्रिसेशन था, मतलब वो जो उसके दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी कि हाँ मुझे ये करना है। सो वो दोनों चीज़ें अब मैनेज कर रही थी। When her daughter Irene, a future Nobel winner, ये भी future Nobel winner है, was born, जब उसकी बेटी पैदा हुई, the idea of choosing between family and the scientific career did not even cross Mary's mind। अब उसके दिमाग में ये जो बेटी जब उसकी हो गई है, उसकी कंप्लीट फैमिली बन गई है और रिसर्च करियर, उस कभी भी उसके दिमाग में क्रॉस नहीं किया कि मुझे कोई एक चूज़ करना चाहिए, कि मैं उस पर फोकस नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस करूँगी या मैं फैमिली पे फोकस करूँगी। नहीं, उसको क्या था, वो एक मल्टीटास्किंग वुमेन थी और उसके दिमाग में ऐसा कभी क्रॉस ही नहीं किया कि हाँ मुझे दोनों में से कभी एक चीज़ चूज़ करनी है। विद पेरेंट्स सपोर्ट, और क्यों, उसके हस्बैंड का सपोर्ट था उसके साथ। शी केप्ट हाउस, watched her baby daughter, but she also kept on working in laboratory। अपनी बेटी को वॉश करना, उसकी टेक केयर करना, इन सब चीज़ों के साथ साथ वो लेबोरेटरी में भी पूरा काम करती थी। वर्किंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न साइंस, किस चीज़ के ऊपर वो काम कर रही थी, एक डिस्कवरी के ऊपर काम कर रही थी, एक खोज के ऊपर काम कर रही थी, मॉडर्न साइंस की। Pierre Curie, who had followed the rapid progress in his wife's experiment with passionate interest, now abandoned his own research in order to add with hers। अब जो उसके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, वो ये देख रहे थे कि उसकी जो वाइफ की जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, उसके एक्सपेरिमेंट बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने इस चीज़ के ये जो उसका इंटरेस्ट था इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए उसने क्या किया, अबेंडन, उसने खुद की जो उसकी रिसर्च थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अबेंडन मीन्स क्या होता है, छोड़ देना, किसमें, इन ऑर्डर टू ऐड विद हर मीन्स उसकी हेल्प करने के लिए उसने अपनी खुद की रिसर्च छोड़ दी। टू ब्रेन टू हैंड नाउ सॉर्ट द अननोन एलिमेंट इन द डैम्प लिटिल स्टोर रूम दैट सर्व एज देयर लेबोरेटरी। अब जो उनकी लेबोरेटरी थी, डैम्प लिटिल स्टोर रूम मीन्स एक छोटा सा कमरा जो बहुत बहुत अच्छा नहीं था, उसकी बहुत अच्छी बेस्ट कंडीशन नहीं थी, ठीक ठाक सी कंडीशन थी, ठीक ठाक भी नहीं कहेंगे, एक पुअर सी कंडीशन थी, जिसमें कि दो ब्रेन कौन हो गए, हस्बैंड का और वाइफ का, 4 हैंड्स किसके हो गए, 2 मैडम के हो गए, 2 पेरे के हो गए। सो इन दोनों के 2 ब्रेन और 4 हाथों ने मिलकर अननोन एलिमेंट्स पर अब क्या करना, काम करना शुरू कर दिया। कहाँ पे, डैम्प लिटिल स्टोर रूम में, जो कि उनकी लेबोरेटरी थी। स्टोर रूम अब अच्छी कंडीशन में नहीं था, दैट्स व्हाई दे यूज्ड डैम्प लिटिल स्टोर रूम। By July 1898, they were able to announce the discovery of new element। अब 1988 में क्या किया उन्होंने, अनाउंस किया, उन्होंने कोई नई डिस्कवरी कर ली, नए एलिमेंट की खोज की, जिसका नाम क्या था, मैरी नेम्ड इज पोलोनियम। इसका नाम पोलोनियम रखा, क्यों, आफ्टर हर बिलव्ड पोलैंड, क्योंकि उसे अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था, शी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, और वो अपनी कंट्री के नाम से इसे इसलिए रखा, वो अपनी कंट्री को एक तरह सा है कि अपनी कंट्री का नाम करना चाहती थी, अपनी कंट्री के लिए कुछ बेस्ट करना चाहती थी, दैट्स वाई पोलोनियम। उसकी एक रिसर्च थी, एक एलिमेंट बना जिसका नाम क्या पड़ा, पोलोनियम। इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर क्यूरीज अनाउंस द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड न्यू केमिकल एलिमेंट कॉल्ड रेडियम। अब दिसंबर में ही उसने क्या किया, जुलाई में तो उसने अनाउंस किया पोलोनियम, अब दिसंबर में उसने अनाउंस की सेकेंड एलिमेंट जिसे रेडियम कहा गया। एन एलिमेंट हुज रेडियो एक्टिविटी दे बिलीव्ड टू बी एनॉमरस। एनॉमरस मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल। उन्हें ये विश्वास था कि जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, विशाल है। तो उसने 2 रिसर्च कर दी मॉडर्न साइंस में। ड्रेस्ड इन हर ओल्ड dust covered and acid stained smoke, her hair blown by the wind, surrounded by bitter smoke from her experiment which stung her eyes and throat, Mary was virtual factory all by herself. These were some of the happiest years of her life. So in this paragraph, how she was dedicated टूवर्ड्स हर वर्क, किस तरह से वो अपने काम के लिए मतलब इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि उसको ये भी नहीं पता कि उसके ड्रेसअप में जो है वो ड्रेसअप किस तरह का है। उसके जो कपड़े होते थे वो पूरी तरह से डस्ट से कवर होते थे। एसिड स्टेन मीन्स क्या होता है, दाग। एसिड स्टेन स्मोक मतलब पूरे कपड़े पे क्या होते थे, दाग लगे हुए होते थे। और स्टेन और स्मोक मीन्स क्या होता है, स्मोक होता है कि कुछ एक कपड़ा जो होता है ना बहुत गाउन टाइप का होता है, लॉन्ग सी शर्ट होती है एंड जिसे विमेन कैरी करती हैं, तो वो पूरी तरह से स्टेन से एसिड स्टेन उस पर लगे हुए होते थे। हर हेयर ब्लोन बाय द विंड, मतलब ब्लोन बाय द विंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि बाल उसके इस तरह से होते थे कि उसको बनाने की फुर्सत नहीं थी,
अजीब से। और जो उसका सराउंड था पूरा का पूरा बिटर स्मोक होती थी। क्यों? क्योंकि जितने भी केमिकल होते हैं उनसे एक स्मोक निकलती थी। तो इसीलिए वो जो होती थी वो उसके गले में स्टंग मीन्स क्या होता है, फंस जाना, उसके गले में और आंखों में भी फंस जाती थी। वो चलती जाती एक तरह की खुद में ही सेल्फ ड्रिवन थी। इसलिए दीज वर सम ऑफ द हैप्पी, और ये साल जो थे उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। अब देखो, आज हमें कोई ढंग का कपड़ा ना मिले, हम कोसना शुरू कर देते हैं, हाय एक ऐसी लाइफ है, कोई अच्छी चीज़ ना मिले, हाय एक ऐसी लाइफ है। बट दीज वर सम ऑफ द हैप्पीएस्ट ईयर ऑफ हर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रही थी। लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी होती है। आपने किस तरह का ड्रेसअप किया है डजेंट मैटर, क्या आपके पास किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं डजेंट मैटर। बिना फैसिलिटीज़ के भी और बिना अच्छे ड्रेसअप के भी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मैसेज हमें मैडम क्यूरी दे रही हैं। Okay, so in next paragraph, money for research was not easy to come by, and any Curies continue to teach to supplement. अब जो पैसा था रिसर्च के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं था उसके लिए जुटाना। तो वो क्या करती थी, वो अपनी जो टीचिंग थी, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट होता है जैसे कोई इंसान एक साथ 2 काम करे या 3 काम करे। क्यों? ताकि उसको हेल्प मिल सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली भी चीज़ों को इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है लाइफ में। बिना फाइनेंस के भी कुछ नहीं हो सकता। तो वो रिसर्च के लिए पैसा जो आता था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं था उसके लिए, क्योंकि रिसर्च के लिए तो पैसा भी चाहिए ना। आपको एलिमेंट्स लाने हैं, केमिकल लाने हैं और बाकी चीज़ें लानी हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उसको रिसर्च से इतना प्यार था कि वो सप्लीमेंट मीन्स एक और एक्स्ट्रा काम करती थी टीचिंग का, वो पढ़ाती थी। टर्न बिटवीन देयर वर्क एंड देयर जॉब्स दे ऑफन फॉरगेट टू ईट एंड स्लीप। दे क्यों कहा है? इंक्लूडिंग हर हस्बैंड ऑल्सो। सो इसके काम के बीच में, जॉब के बीच में और इन सब चीज़ों के बीच में वो खाना और सोना भी भूल जाते थे। उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने कब खाया और कब वो सोए। Thus radioactivity grew and developed, meanwhile exhausting. Little by little, the pair of physicists who had given in life. That means कि जो रेडियो एक्टिविटी इन्होंने ग्रू करी थी, इसकी जो रिसर्च कर रहे थे लोग, ये धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। पहले एक एलिमेंट उन्हें मिला, अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। मीनवाइल एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है, थक जाना। लिटिल बाय लिटिल द पेयर ऑफ फिजिक्स, पेयर किसको कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को पेयर का है। ये जो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे इन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ इस चीज़ को दी। ये थक भी जाते थे तब भी क्या करते थे, वन बाय वन, लिटिल बाय लिटिल अपनी लाइफ जो थी इन्होंने साइंस को दी। जैसे एक थक गया तो दूसरा थोड़ा रेस्ट कर रहा, तो दोनों मिलकर इस चीज़ को पूरा करते थे इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग। Finally, they achieved the miraculous outcome of their efforts of purifying radium. अब इतने ज़्यादा miraculous means क्या होता है, बहुत ज़्यादा remarkable इतने efforts के बाद उन्हें क्या मिली, achievement मिली। क्या मिली? purifying radium। radium क्या होता है? देखो, radium एक्सरे में भी काम आता है, कैंसर को क्योर करने के लिए भी काम आता है। तो मैडम क्यूरी का जो था मेन मोटिव ही ये था, क्योंकि वो जानती थी कि ये किस चीज़ में काम आने वाला है। रेडियम कुड बिकेम द एली ऑफ ह्यूमन बींग्स। एली क्या होता है? एली होता है उनके लिए एक सहायता जो प्रदान करेगा इन द वार अगेंस्ट कैंसर। यस, ये जो है एक एलिमेंट्स होता है, एक साथ देना, सहयोग करना। तो ये जो रेडियम था, ये रेडियम ह्यूमन बींग्स की मदद करेगा कैंसर से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। रेडियम वॉज यूजफुल, मैग्निफिशेंटली यूजफुल। जो ये था, जो रेडियम था, वो बहुत यूजफुल था और एक ब्यूटीफुल मैनर में इसको यहाँ पे कहा गया है, यूजफुल। अ रेडियम इंडस्ट्री वॉज अबाउट टू बी बॉर्न। अब एक रेडियम इंडस्ट्री बॉर्न होने वाली थी। 2 साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ को दे दी, उनके जस्ट एफर्ट्स की वजह से, उनके फोकस की वजह से, उनके मेहनत की वजह से अब रेडियम इंडस्ट्री जो थी वॉज अबाउट टू बॉर्न, पैदा होने ही वाली थी। पेरे एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू हिज वाइफ वन संडे मॉर्निंग। अब एक दिन पेरे जो होता है वो अपनी वाइफ को संडे का दिन था, उस मॉर्निंग की सुबह अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव 2 चॉइस। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं। पेरे टोल्ड हर, उसने उन्हें कहा, वी कैन डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ आवर रिसर्च विदाउट रिजर्व मीन्स क्या होता है, मतलब बिना किसी ऑनरशिप के। देखो, जो काम कर रहा है, देखा जाए तो हक तो उसी का है उस पर, क्योंकि उसने काम किया है, उसने रिसर्च करी है। तो अब देखो, समझो, वो कहते हैं कि उन्होंने उसे 2 चीज़ें डिफाइन की। क्या? पहला किया, वी कैन डिस्क्राइब द रिजल्ट of our reserve, including the process of purification, or else we can consider ourselves to be proprietors, the inventors of radium, patent the technique and manufacture radium throughout the world. वो कहते हैं कि हमारे पास आज 2 रास्ते हैं, या तो हम अपनी रिसर्च को बिना ऑनरशिप के डिक्लेयर कर दें, या हम क्या करें कि इसकी जो पेटेंट है, मतलब इसका एक राइट लगा देते हैं कि अगर ये आगे बढ़ेगी तो हमसे ही बढ़ेगी, इससे उनको पैसा भी आएगा। क्यों? अगर रेडियम की कोई भी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई फैक्ट्री खुलती है
अब उसी नाम से कोई दूसरी फैक्ट्री खोलता है, उसी नाम से कोई तीसरी फैक्ट्री खोलता है, तो जो मेन फैक्ट्री होती है उसको पैसा आता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कॉपी हो जाते हैं, उनको एक पेटेंट मिल जाता है, उनको एक अधिकार मिल जाता है। पेटेंट का मतलब यही होता है कि ऑफिशियल राइट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स का जो एग्जाम्पल है, एक मैकडोनल्ड है, उसने अपनी जगह जगह पेटेंट दिया हुआ है। पेटेंट यही होता है, एन ऑफिशियल राइट टू द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन। ठीक है। सो पेटेंट यही होता है कि या तो वो बिल्कुल पूरा अपना अधिकार रखेगा, वो किसी को अपनी ऑनरशिप नहीं देगा, या वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो ये दो रास्ते थे उनके पास। तो जो मैरी होती है वो बहुत ज़्यादा सोचती है इस चीज़ के बारे में कि या तो हम इसे आगे बढ़ा दें, या हम अपना एक प्रोप्राइटर मतलब एक मालिकाना हक अपनी इन्वेंशन पर रखें। सो ये क्या होगा? सो वो कहती है इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, इट वुड बी कॉन्ट्रारी टू साइंटिफिक साइंटिफिक स्प्रिट, ये साइंस की स्प्रिट के खिलाफ है, विपरीत है ये तो, कि वो सेल नहीं करेगी इस चीज़ को, इस चीज़ से कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी। उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो साइंस है ये लोगों को क्योर करने के लिए बनाया है उसने, ना कि सेल करने के लिए या कुछ इस तरह से। तो अब वो देखो आगे क्या कहती है, इफ़ वी रिमेन द प्रोप्राइटर्स वी कुड हैव अ फाइन लेबोरेटरी टू। वो कहते हैं कि अगर हम इस पे अपना मालिकाना हक रखते हैं और आगे हम इसे इस चीज़ को आगे किसी को दे देते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छी लेबोरेटरी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा आना शुरू हो जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। फाइनेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो बहुत, और जो लैब आज ऐसी है वो बहुत अच्छी और बड़ी बन जाएगी। बट मैरी गेज मैरी गेज ग्रीव फिक्स्ड। वो कुछ टाइम बहुत डीपली सोचती है। फिजिक्स ऑलवेज पब्लिश देयर रिसर्च कम्प्लीटली। इफ़ आर डिस्कवरी हैज़ कमर्शियल फ्यूचर दैट इज़ एन एक्सीडेंट बाय विच वी मस्ट नॉट प्रॉफिट। वो कहती है कि अगर, अपने हस्बैंड को समझाती है कि अगर हमारी रिसर्च का कोई कमर्शियल फ्यूचर है, मतलब ये आगे पर्सनल यूज़ के लिए लोग इसे यूज़ करते हैं, ये आगे सेल होती है, मार्केट में जाती है, वट एवर जो भी होगा, तो ये एक्सीडेंटली जाएगी, हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। एंड इफ़ रेडियम इज़ गोइंग टू बी यूज इन ट्रीटिंग डिजीज़, और अगर रेडियम सच में ही ट्रीट के लिए यूज़ होने वाला है, डिजीज़ के लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, कि मैं इससे कोई एडवांटेज नहीं लूँगी। यहाँ पे मैरी क्यूरी का एक डिग्निटी दिखाई है कि किस तरह से वो इस रिसर्च को पैसा कमाने के लिए ना करके समाज की भलाई के लिए इस चीज़ को कर रही है। इससे उनका नेचर पता चलता है। हैविंग डिसाइडेड, पेरे एंड मैरी हेडेड फॉर द वुड। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, डिसाइड कर लिया क्या करना है, तो अब ये दोनों वुड की तरफ, मीन्स जंगल की तरफ चले जाते हैं अपनी बिलव्ड साइकिल से, जो दोनों साइकिल को बहुत प्यार करते थे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। दे हैड चोजन फॉर एवर बिटवीन पॉवर्टी एंड फॉर्चून। अब उन्होंने इस चीज़ को आगे सेल ना करके, इस चीज़ को आगे उन्होंने सेल नहीं किया अपनी इन्वेंशन को, उनका ऑफिशियल राइट रहा कि हाँ हम ही हैं, जो ये हमारी ही रिसर्च है। अब इसे आगे सेल ना करके उन्होंने क्या कर लिया, पॉवर्टी, गरीबी और गरीबी को उन्होंने क्या कर लिया, चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो चूज करना था। दे हैड चूजन फॉर एवर बिटवीन पॉवर्टी और फॉर्च्यून। पॉवर्टी मतलब वही थी गरीबी, और जो सौभाग्य के बीच में उन्हें एक चीज़ चुन ली थी, लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने ये चीज़ चुनी। इन द इवनिंग दे कम बैक एग्जॉस्टेड, देयर आर्म्स फिल्ड विद लीव्स एंड फ्लावर। एग्जॉस्टेड मीन्स अब वो वापस आते हैं इवनिंग में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी जो आर्म होती है वो लीव से और फ्लावर से भरी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जंगल में घूम कर आते हैं। ऑन 10 दिसंबर 1903 द अकेडमी ऑफ साइंस Stockholm announced that Nobel Prize in Physics for the current year was awarded half to Henry Becquerel, half to Monsieur and Madame Curie for their discoveries in radioactivity। अब 10 दिसंबर 1903 को अकेडमी ऑफ साइंस ने क्या किया, एक नोबेल प्राइज फिजिक्स में अनाउंस किया, जो कि किसको मिला, हाफ हेनरी को मिला, हाफ मोन्जर एंड मदामा को मिला, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला। ठीक है, किसके लिए, उनकी डिस्कवरी के लिए। द नोबेल प्राइज में 70,000 ऑफ गोल्ड फ्रांसेस, क्या मिला उन्हें नोबेल प्राइज में, 70,000 गोल्ड फ्रांसेस मिले। लो, अब उनके पास कम से कम इतना पैसा आ गया, क्या किया उन्होंने, देयर वर लोन्स टू बी रीपेड। जो लोन लिए हुए थे उन्होंने ब्रदर से, मैरी सिस्टर से, तो उन्होंने सबको रीपे किया, मीन्स वापस किया। डोनेशन टू द साइंटिफिक सोसाइटीज़, गिफ्ट टू स्टूडेंट्स डोनेट किया साइंटिफिक सोसाइटीज़ को, गिफ्ट लेकर आए स्टूडेंट्स के लिए। एंड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ मैरी, और जो मैरी के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मैरी ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ मॉडर्न बाथरूम इन देयर लिटिल हाउस एंड रिपेयर्ड अ शेबी रूम। शेबी क्या होता है, गंदा सा भद्दा सा जो उसका रूम था जिसमें वो रहती थी, उसको रिपेयर किया, और एक मॉडर्न बाथरूम भी उसने इंस्टॉल किया। बट इन नेवर एंटर्ड हर हेड ऑफ मार्क द ओकेजन ऑफ बाइंग अ न्यू हैट, नेवर। अब इन सब चीज़ों में वो बेचारी ये तो भूल ही गई कि उसे क्या लेनी थी,
उसे एक नई हैट लेनी थी, लेकिन वो इस चीज़ को भूल ही गई कि उसे ये हैट भी लेनी है। कीपिंग अवे फ्रॉम लाइमलाइट, वो लाइमलाइट से बहुत दूर थी, मतलब वो जो फेमस होते हैं ना, जैसे कैमरे कुमरे के सामने आना, अपने आप को शो ऑफ करना, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती थी। मैरी सून रिज्यूम द रूटीन ऑफ स्कूल एंड लेबोरेटरी, अब जल्दी उसने दोबारा से अपने स्कूल जाना और लेबोरेटरी जाना शुरू कर दिया। टूवर्ड्स हाफ पास्ट 2 on Thursday, 19 April 1906, a sultry rainy day. अब हाफ पास्ट 2 मीन्स जो 2:30 बजे हुए थे 1906 को, और एक बहुत ही ज़्यादा सल्ट्री हॉट एंड ह्यूमिड डे था, और एक बारिश बारिश के साथ साथ कभी होता है ना बहुत अजीब सा गर्मी होती है, वो दिन था। पेरे लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, पेरे यूनिवर्सिटी छोड़ी। अटैम्प्ट अ क्रॉस टू रोड, वो क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे रोड को। एक्सीडेंटली स्टेप्ड इनटू द पाथ ऑफ अ हैवी ड्रे, अचानक से उनका क्या होता है, स्टेप हो जाते हैं, वो फिसल जाते हैं। क्या, हैवी ड्रे, ड्रे क्या होता है, आ लो फ्लैट हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यूज इन द पास्ट फॉर, अच्छा जब पहले कैरी अ हैवी लोड, जो हैवी लोड ले जाते थे ना, उस हैवी लोड ले जाने के लिए जो व्हीकल यूज़ करते थे, वो क्या होते हैं, एक्सीडेंटली उससे टकरा जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। एंड लॉस्ट इज लाइफ इन अ फ्लैश, और तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती है। किसकी, पेरे की। आफ्टर द फ्यूनरल, उनकी फ्यूनरल के बाद, द गवर्नमेंट ऑफिशियली प्रपोज टू अवॉर्ड मैरी अ पेंशन, अब गवर्नमेंट उनको क्या करती है कि उनका खर्चा चलाने के लिए मैरी को पेंशन ऑफर करती है। शी रिफ्यूज फ्लैटली, अब वो तुरंत ही क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देती है इस ऑफर को। आई एम यंग इनफ टू अर्न माई लिविंग एंड दैट ऑफ माई चिल्ड्रन, अब वो कहती है कि मैं काफ़ी हूँ कमाने के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे उनकी एक सेल्फ, वो बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कि नहीं वो कमा सकती हैं, वो नहीं लेंगी। शी सेड दिस, शी वेयर वाज आई, शी सेड displaying her habitual bravery, अब यहाँ पे उनकी एक गुड वैल्यू, अब किस तरह का उनकी एक डिग्निटी थी, इससे ये पता चलता है। द काउंसिल ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस anonymously decided to entrust Pierre's post at the Sorbonne to Mary, अब जो काउंसिल ऑफ फैकल्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो पेरे की पोस्ट थी, जो वहाँ प्रोफेसर थे, वो किसको दी जाए, मैरी को दी जाए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हो रहा था, दैट अ पोजिशन इन फ्रेंच हायर एजुकेशन हैड बीन गिवन टू अ वुमेन, कि फ्रेंच में हायर एजुकेशन की जो पोस्ट है वो उसके हस्बैंड की जगह उसकी वाइफ को दी जा रही है। ये फर्स्ट टाइम था। ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, अब पहला जो उसका लेक्चर था, द एम्पी थिएटर वॉज पैक एंड मैरी वॉकड इन टू अ स्टॉर्म ऑफ अप्लॉज, जैसे ही अब वो जो एम्पी थिएटर, मतलब वो जो पूरा का पूरा जहाँ पर सब बैठे हुए थे, वो पूरा पैक था, पूरा स्टूडेंट्स टीचर्स से पैक था। अब जैसे ही मैरी आती है तो स्टॉर्म ऑफ अप्लॉज, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो हॉल था वो गूंज जाता है। शी इंक्लाइन हर हेड एंड वेटेड फॉर द ओवेशन टू स्टॉप, अब वो इंक्लाइन मतलब अपना सर झुकाती है और वेट करती है कि ओवेशन, ओवेशन क्या होता है, जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, एंथुजियाज्म था, ये रुके, वो वेट करती है। देन शी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड ऑफ हर एंड सेड, when one consider the progress that has been made in physics in the past 10 years, one is surprised at the advance that has taken place in our idea concerning electricity and मैटर। अच्छा, अब वो यहाँ पे आती है और सीधे आगे की तरफ बढ़कर वो बताती है कि किस तरह से पिछले 10 साल में फिजिक्स ने क्या प्रोग्रेस की है। ये हमारे लिए, वो कहती है कि वन इज सरप्राइज एट एडवांस दैट हैज़ टेकन प्लेस, हमारे जो आइडिया हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, आज कहाँ पर हर जगह वो क्या हो रही हैं, यूज़ हो रहे हैं, उनकी जगह ली जा रही है उन आइडियाज़ की। ठीक है, ये उनके लिए एक सरप्राइजिंग बात वो बताते हैं। मैरी क्यूरी हैड रिज्यूम द कोर्स दैट पेरिस सेंटेंस वेयर पियरे क्यूरी हैड लेफ्ट इट, अब वो बताती हैं, रिज्यूम करती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं। किस चीज़ से आगे बढ़ती हैं, जहाँ पे पियरे ने छोड़ा था, मतलब जो कोर्स उन्होंने छोड़ा था वो पढ़ाना शुरू करती हैं। टीयर्स रोज इन टू द आईज एंड रोल डाउन हर फेस इज देयर, अब वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि दैट शी वॉज क्राइंग, तो उन्होंने उनके जो आंसू जब आंखों से निकलते हैं वो फटाफट क्या करती है, अपने फेस को क्लीन करती है और मतलब पढ़ाना कंटिन्यू रखती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। उन्होंने यहाँ पे आके फिज़िक्स की उन्होंने बताया ना कि किस तरह से फिज़िक्स ने पिछले 10 सालों में प्रोग्रेस की है। उनके लिए भी ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि आज उनके आइडिया को इलेक्ट्रिसिटी और मैटर में यूज़ किया जा रहा है और वो वहाँ पे पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर भी इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हैं। दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। नेक्स्ट, ओके,
Now the personal fame of Madame Curie mounted and spread like a bursting rocket, and Sweden awarded her Nobel Prize in Chemistry for year 1911. अब जो उनका फेम था, उनकी जो पर्सनल फेम था, नेम फेम जो था, वो एक रॉकेट की तरह, मतलब कहते हैं ना जैसे रॉकेट उड़ता है, इस तरह से अब वो उनका नाम फैल रहा था। 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। नो मैन एंड वुमेन डेट हैज़ एवर रिसीव्ड द प्राइज इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। पहले फिजिक्स में मिला था। फिजिक्स में कब मिला था भाई उन्हें? उनके हस्बैंड भी थे उस टाइम पे 1900 10 दिसंबर को। 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में अवार्ड मिला। वेल डन। टू द एंड ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ के लास्ट जो उनका टाइम था, मैरी कंटिन्यू हर वर्क विद पैशन एंड डेडिकेशन। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वो अपने काम को पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ कर रही थी। ऑन फ्राइडे के दिन 6 जुलाई 1934 द रॉबस्ट हार्ट बीट नो मोर। यहाँ पे देखो, रॉबस्ट हार्ट किसे कहा गया है? दैट मीन्स कि अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। सो उस टाइम तक भी, लास्ट टाइम तक भी वो अपने ही काम को पैशन और डेडिकेशन के साथ कर रही थी। मैरी वॉज बरिड बिसाइड पेरे इन अ सिमेट्री एट सेसॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ हर फैमिली, फ्रेंड, कोवर्कर्स एंड स्टूडेंट्स हु लव्ड हर। किनकी? उसके जो स्टूडेंट थे, उसके कोवर्कर जो उसके साथ काम करते थे, उसके फ्रेंड्स जो थे, उन सब की प्रेजेंस में उसको वहीं पर उसको ले जाया गया जहाँ पर उसके हस्बैंड को दफनाया गया था। जहाँ पे उसके हस्बैंड को दफनाया गया था, वहीं पर उसको भी लेकर गया गया। ये देखो लैब, उस टाइम पे इतनी अच्छी लैब नहीं होती थी। आज आप देखोगे तो आज तो बहुत फाइन लैब होती है। ये उनकी बेटी है, ये भी नोबेल प्राइज़ विनर है, ये भी साइंटिस्ट थी। वेरी गुड। ये भी, इन्होंने भी डाइजेस्ट काउंटिंग कंडीशन 1904 2007। ये भी यंगेस्ट चाइल्ड थी नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट पेरे और मैरी की ये सबसे यंगेस्ट बेटी थी जिसे भी नोबेल प्राइज़ विनर थी। ओके, होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंस्पिरेशन भी मिली होगी कि कैसे एक इंसान डेडिकेशन के साथ काम करे, सिर्फ काम पे फोकस करे, नाम तो अपने आप ही हो जाता है, चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, हम मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं, इतने मार्क्स लाने, नहीं, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। जब एग्जाम में बैठोगे, सब कुछ आता होगा, तो एग्जाम तो मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूं, तो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट चाहते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को भी चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।